हेलो माय डियर स्टूडेंट, शिक्षा कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आइए स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट फर्स्ट क्लास 12 फिजिक्स का स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर फर्स्ट वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र के आंकिक प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, देखते हैं हम कि किस तरह से जेईई नीट में यहाँ से आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं और इनके कुछ सामान्य जनरल क्वेश्चंस व्यवहारिक प्रश्नों को देखते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से और दैनिक जीवन में जनरल नॉलेज की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम देखते हैं उन प्रश्नों को। देखिए स्टूडेंट्स, पहला प्रश्न है, कितने इलेक्ट्रॉनिक आवेश मिलकर एक कूलाम आवेश बनाते हैं। ठीक है, तो आपको जो है ये प्रश्न पहले भी आपने पढ़ चुके हो कि कितने इलेक्ट्रॉनिक आवेश मिलकर एक कूलाम आवेश बनाते हैं। तो यहाँ पर जो है ये पूछने की क्या कोशिश कर रहा है, ये पूछना चाह रहा है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो, प्रश्नों को जो है वो शब्दों को अलग अलग हेर फेर करके पूछ सकता है, तो आपको जो है इनका अर्थ समझ में आना चाहिए। ये पूछना क्या चाह रहा है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसको हल करते हैं हम इस प्रश्न को। देखिए बेसिक के साथ में, देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है Q बराबर क्या होता है, NE, है ना। Q बराबर क्या होता है, NE। और यहाँ से अगर हम तिर्यक गुणा करेंगे तो किसका मान निकल के आएगा, N का, और N का मान क्या निकल के आएगा, Q अपॉन E। जो कि हमको पता है कि जो E है, E का मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश होते हैं, 1.6 गुणा 10 के ऊपर -19 की घात कूलाम। तो हम यहाँ पे E के जगह E का मान रख देंगे और इसको हल करेंगे। तो जब हल करेंगे सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया। आइए मैं फिर से इसको बताती हूँ। देखो, N बराबर क्या होगा, Q अपॉन E। अब ये E मतलब क्या है, देखो इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने E का मान आपको समझाई थी जब मैंने फिजिक्स स्टार्ट की थी। तो E जो है, E का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का मतलब है ये हुआ कि इसके ऊपर कितना चार्ज होता है। तो आपने पहले पढ़े ही हो कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है 1.6 गुणा 10 के ऊपर -19 की घात जो है ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये इसका मान हमने E का मान E की जगह रख दिए। ठीक है, तो अब इसको हल करेंगे। तो जब हम हल करेंगे तो यहाँ पे जो है N का मान जो है वो निकल के आएगा 6.25 इंटू 10⁻18। 18 क्या, इलेक्ट्रॉन। देखो इतने इलेक्ट्रॉन, N क्या है यहाँ पे, N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इतने इलेक्ट्रॉन अगर साथ में मिल जाएंगे तो वो किसका निर्माण करेंगे, तो वो करेंगे एक कूलाम आवेश का निर्माण। मतलब हम इसको क्या कहेंगे, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर हम 6.25 गुणा 10 के ऊपर 18 की घात इलेक्ट्रॉनों को अगर हम जमा करें, एक साथ इकट्ठा करें, ढेर बनाए, तो इस ढेर को हम क्या कहेंगे, एक कूलाम आवेश कहेंगे। तो इस तरह से आपको जो है इस प्रश्न को देखना है। अब इसको हल कैसे किए, देखो ये मैथमेटिकल प्रोसेस है, इसको हल कैसे करते हैं मैंने कक्षा 11वीं में आपको हल करना सिखाई थी इनको। तो आइए मैं इसको हल करना सिखाती हूँ कि कैसे 6.25 इंटू 10⁻18 आया। देखो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, मतलब इलेक्ट्रॉन है, आप समझिए इसको कि इतने इलेक्ट्रॉनों को अगर हम ढेर कर देंगे, एक जगह लाके इकट्ठा कर देंगे, तो हम उसको एक कूलाम कहेंगे। अब देखो ये जो 1.6 है, 1.6 को हम ऊपर लेके जाएंगे और इसको भी ऊपर लेके जाएंगे। तो कैसे, मतलब 1.6 को हम क्या लिख सकते हैं, तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट का 1, देखो यहाँ पे पॉइंट था ना, तो ये पॉइंट का 1 और उसके आगे कितना नंबर है, 1 6 है केवल, है ना। तो एक नंबर का क्या हो गया, यहाँ पे 1 0 लग गया। ठीक है, मतलब पॉइंट के हटने से यहाँ पे क्या आ गया, 16/10। मतलब 1.6 को हम क्या लिख सकते हैं, पॉइंट हटा के, तो इसको लिख सकते हैं हम 16/10। तो ये हो गया 16/10 इंटू 10⁻19। अब देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है, अब ये माइनस है, तो ये माइनस वाले को अगर हम मान के चलो, ये जो अपॉन है इसके ऊपर लेके जाएंगे। तो जब इसके ऊपर लेके जाएंगे तो आपको पता ही है कि जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। जो 10 के ऊपर माइनस की घात है वो -19 की घात है वो 10 के ऊपर +19 में बदल जाएगा।
और ये वाला जो है पावर 10⁻⁴, इसके ऊपर कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है। तो ये जब ऊपर जाएगा, ठीक है, किसके ऊपर, सबसे पहले तो ये छोटे वाले अपॉन, मतलब ये 10 जो है अगर 16 के पास में जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा यहाँ पर जाने के बाद में, ठीक है। और जब ये सबसे ऊपर जाएगा, है ना, सबसे ऊपर जाएगा, कहने का मतलब ये है कि जब ये सबसे ऊपर जाएगा तो फिर से ये क्या बन जाएगा, -1 की पावर, ठीक है। तो -1 की पावर मतलब कि कुल मिला के ये -1, और ये पहले से क्या है, यहाँ पे ये माइनस प्लस हो गया था, ठीक है। और नीचे में क्या है 16। तो देखो ये दोनों के आधार समान हैं, तो आधार समान तो घातें जुड़ेगी, लेकिन एक्चुअल में ये घटेगी। तो 10 के ऊपर 19 की घात में से अगर हम 1 घटा देंगे तो 10 के ऊपर 18 की घात, ठीक है। और ये जो है 16 ये नीचे में बचा रहेगा। अब हम जब इसको हल करेंगे तो देखो 16 को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे देखिए इसको हल करने के बाद में जो है ये पॉइंट जो है वो निकल के आएगा 6.25। कैसे, 16 को हमको ऊपर लेके जाना है, कुल मिला के हम क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे, ठीक है, 1 में। तो इस तरह से जो है ये आपको याद रखना है। ये छोटा प्रश्न है, ज़्यादा बड़ा प्रश्न नहीं है, सरल है, बस आप इतना याद रख लीजिए कि 1 कूलाम आवेश में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, सूखे बालों में कंघी करने पर कंघी कागज के छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है, क्यों? देखो बहुत सरल सिंपल प्रश्न है ये, दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले ये प्रश्न कह सकते हैं हम, या दैनिक जीवन में हम इन चीज़ों को जनरली देखते रहते हैं, व्यवहारिक प्रश्न। तो देखो क्या होता है, सूखे बालों में कंघी करने पर घर्षण के कारण कंघी आवेशित हो जाती है, अतः कागज के छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। क्योंकि कंघी को अगर जब हम बालों में घर्षण करवाएंगे तो कंघी में आवेश उत्पन्न हो जाएगा। सिंपल सी बात है, जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना स्टार्ट किया तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको समझाई थी कि किस तरह से जो है घर्षण कराने से आवेश उत्पन्न होता है। अब आपने जनरली देखा होगा कि जब कंघी को आप नीचे रखोगे, है ना, तो ये धूल के कणों को क्या करने लगता है, अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। गीले बालों या वर्षा के दिनों में नम वायु को प्रवाहित कर देती है, जिससे कंघी कागज के छोटे टुकड़ों को आकर्षित नहीं करती है। देखो क्या होता है, जनरली यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि सूखे बाल कब होते हैं हमारे। देखो सूखे बाल जो है वो जनरली ठंडियों के समय में होते हैं, हमारे बाल बहुत रूखे हो जाते हैं, और अक्सर तुमने देखे होंगे कि ठंडियों के समय में ही कंघी करने पर कंघी जो है वो धूल के कणों को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। जैसे आप उसको नीचे रखते हो तो जो ज़मीन में रखे हुए धूल के कण हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। लेकिन वर्षा के दिनों में या गर्मियों के दिनों में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, देखो वर्षा के दिनों में हमारे बालों में नमी रहती है, गर्मियों में भी हमारे बालों में नमी रहती है। तो जो नमी है, नम वायु है ना, ये आवेश को क्या कर देती है, प्रवाहित कर देती है। मतलब कि कंघी में जो आवेश उत्पन्न हो जाता है वो हवा में प्रवाहित हो जाती है, इस वजह से वो छोटे टुकड़े को आकर्षित नहीं कर पाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि सूखे बाल जो है जब हम कंघी करते हैं तो कंघी छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है, लेकिन गीले बालों में ऐसा नहीं होता है। तो इसका कारण आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, सामान्य रबर विद्युत रोधी होता है किंतु वायुयान के टायर कुछ चालक बनाए जाते हैं, क्यों? वैसे सिंपल, आपने देखा है कि जो रबर या प्लास्टिक होता है ना वो विद्युत का कुचालक होता है ना। प्लास्टिक या रबर में करंट लगता है क्या? बिल्कुल नहीं लगता। लेकिन क्या होता है, जो वायुयान होते हैं उनके जो टायर होते हैं, मतलब जो रबर से बनाए गए टायर होते हैं, वो चालक बनाए जाते हैं। चालक का मतलब ये है कि विद्युत धारा का चालन करते हैं, ठीक है। अब क्यों चालक बनाए जाते हैं, तो इसका रीज़न क्या है, देखते हैं भाई चालक बनाना क्यों ज़रूरी है। देखो ये प्रश्न मैंने पहले भी बहुत अच्छे से समझाई थी आपको, लेकिन देखो फिर से मैं एक बार इस चीज़ का कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ कि क्यों जो है, जैसे ट्रक है या बड़े वाहन, लोडेड वाहन हैं, ठीक है, उनके टायर जो है वो चालक बनाए जाते हैं। इसका रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न देख लीजिए। वायुयान की भूमि पर उतरते समय यानी कि लैंडिंग टायर, मतलब लैंडिंग करते समय
टायर व भूमि के मध्य घर्षण के कारण उसके टायर आवेशित हो जाते हैं। देखो सिंपल सी बात है, जब ऊपर से वायुयान लैंडिंग करेगा भूमि में, नीचे में, है ना, तो भूमि में घर्षण होगा किसका, टायर का। तो घर्षण होने के कारण यहाँ पे आवेश उत्पन्न हो जाएगा किसके ऊपर, टायर के ऊपर। क्योंकि आपको पता ही है कि जब हम एक वस्तु को दूसरे वस्तु से घर्षण कराते हैं तो जनरली क्या होता है, जब ज़्यादा मात्रा में घर्षण होता है तो किसी वस्तु के ऊपर, ठीक है, उनमें से किसी एक वस्तु के ऊपर आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर टायर क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा। अतः आवेश स्थिर टायर में न रहकर पृथ्वी में चला जाता है। अतः डबल हो गया ये। इस प्रकार के टायर बनाते वक्त रबर के साथ कुछ कार्बन के अवयव मिला दिए जाते हैं। ऐसा न करने पर उत्पन्न चिंगारी आग का रूप ले सकती है। सामान्यतः ज्वलनशील पदार्थ ले जाने वाले वाहन में गति के दौरान भूमि को स्पर्श करती हुई धात्विक रस्सियाँ लगी होती है। देखो आपने दैनिक जीवन में देखे ही होंगे कि जो लोडेड ट्रक होते हैं, जो बहुत ज़्यादा मतलब बड़े वाहन होते हैं, जो सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल या अन्य जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, तो इनमें पीछे के समय में जो है वो रस्सियाँ लगी, पीछे साइड में रस्सियाँ बांध देते हैं। हम जनरली देखते हैं कि ये रस्सियाँ जो है वो ज़मीन से लटकती हुई रहती हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं, गति के दौरान भूमि और टायरों के मध्य घर्षण होने के कारण टायर आवेशित हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त वायु के घर्षण के कारण वाहन भी आवेशित हो जाते हैं। भाई सिंपल सी बात है, जब टायर आवेशित हुआ तो वाहन भी आवेशित हो जाता है। तब ये बताइए, अगर आवेशित होने से उसमें जो है करंट फैलने का डर होगा, और करंट फैलने के दौरान उसमें जो भी मतलब सामान रखा हुआ है या ज्वलनशील पदार्थ रखा हुआ है उसमें आग लगने की संभावना हो सकती है ना। तो पृथ्वी को स्पर्श करती हुई धात्विक रस्सी से होकर ये आवेश पृथ्वी में समा जाते हैं, जिससे वाहन को कोई खतरा नहीं होता है। तो क्या होता है, जब अगर हम टायर को अगर हम चालक बनाते हैं तो जो वाहन से, मतलब कि ये जो वाहन है, वाहन से जो आवेश है वो निकल के कहाँ आता है, टायर में, और टायर के माध्यम से ये पृथ्वीकृत हो जाता है, और वाहन जो है वो उसको कोई भी खतरा नहीं होता है। इसी प्रकार ट्रेन के डिब्बे भी चालक स्टील नेटवर्क से पृथक्कृत किए जाते हैं। ठीक है, मतलब जो ट्रेन के डिब्बे हैं ना, वो जो स्टील के जो चालक होते हैं, मतलब जो भी ऐसा पदार्थ होता है जो स्टील का होता है, उससे उसको पृथक्कृत करके रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, ताकि ट्रेन के डिब्बों में करंट ना फैले, उसके ऊपर आवेश उत्पन्न ना हो। तो ये है कि चालक बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो अगर हम टायर को चालक नहीं बनाएंगे तो भाई जो ट्रक का जो पार्ट है वो तो धातु से बना होता है ना। ट्रक का पार्ट किससे बना होता है, धातु से, और ये धातु में क्या उत्पन्न होगा, आवेश उत्पन्न होगा घर्षण के कारण। तो अब ये आवेश अगर पृथ्वी में नहीं जाएगा, पृथ्वीकृत नहीं होगा, तो ये आवेश तो इसी में रहेगा, क्योंकि इसको जाने के लिए रास्ता मिलना चाहिए। अब ये अगर इसको टायर के पास में आए और अगर ये विद्युत रोधी जो रबर है ये चालक नहीं बनाए गए, तो ये आवेश तो ऊपर ही रह जाएगा, ट्रक में ही रह जाएगा। ठीक है, और ट्रक में रहने से जो है यहाँ पर विस्फोट होने की संभावना होती है। इसलिए जनरली क्या होता है कि जो ट्रक के जो टायर होते हैं वो विद्युत रोधी न बनाकर कुछ मात्रा में, थोड़े मात्रा में उनको चालक बनाया जाता है, ताकि ये जो आवेश है ये कहाँ चला जाए, ये पृथ्वी में चला जाए, अर्थ में चला जाए। ठीक है, तो यही क्वेश्चन था कि कुछ चालक बनाए जाते हैं, क्यों, तो इसका कारण आपने समझ लिए कि वायुयान को खतरे से बचाने के लिए, विस्फोट से बचाने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो ये प्रश्न काफ़ी मतलब सरल है और दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले जो बातें हैं इसमें ध्यान रखना है आपको, और ये एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं जनरली ऐसे प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, चिड़िया खुली उच्च विद्युत शक्ति लाइन पर बैठती है तो उसे कुछ नहीं होता, किंतु जब ज़मीन पर खड़ा व्यक्ति उसे छू लेता है तो उसे गहरा झटका लगता है, क्यों। देखो जनरली आपने देखे होंगे कि जो चिड़िया है ना वो लाइन मतलब इलेक्ट्रिक जो तार होते हैं उनके ऊपर बैठी होती है, कई बार देखे होंगे आपने। हम यही सोचते हैं उनको देख के कि क्या इनको करंट नहीं लगता होगा, लेकिन क्यों नहीं लगता, उसका कारण है, अगर हमने उसको छू दिए तार को तो हमको उसको करंट लग जाएगा और हमारी जान भी जा सकती है। अब चिड़ियों को क्यों कुछ नहीं होता, तो देखते हैं आइए।
जब चिड़िया खुली उच्च शक्ति विद्युत लाइन पर बैठती है तो चिड़िया और पृथ्वी के बीच विद्युत परिपथ पूरा नहीं हो पाता है, किंतु जब पृथ्वी पर खड़ा व्यक्ति इसे छूता है तो व्यक्ति और पृथ्वी के बीच परिपथ पूरा हो जाता है, जिससे छूने वाले व्यक्ति को झटका लगता है। देखिए, चिड़िया जो है वो ऊपर ही रहती है ना, और जब तार पे बैठती है वो तो विद्युत परिपथ पूरा नहीं हो पाता। कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी से उसका कोई कनेक्शन नहीं होता, लेकिन अगर हमने तार को छुए तो हमारा पैर तो पृथ्वी से कनेक्ट है, मतलब जैसे ही हमने तार को छुए तो उसको बहने के लिए एक माध्यम मिल जाएगा, तो वो पृथ्वी में जाने के लिए हमारे शरीर के माध्यम से होकर जाएगी, तो इसलिए हमको क्या लगता है, करंट लगता है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है, सरल प्रश्न है। अब देखो प्रश्न नंबर 5वां क्या है। देखो ये न्यूमेरिकल प्रश्न है। 7n14 पर कितना आवेश होगा। देखो सबसे पहले तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए आप। ये नाइट्रोजन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है और इसका परमाणु भार 14 होता है। परमाणु क्रमांक 7 होने का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, कि परमाणु क्रमांक 7 मतलब नाइट्रोजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि किसी भी तत्व के पास में जितना इलेक्ट्रॉन होता है वही उसकी परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर होता है। तो नाइट्रोजन के पास में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, तो इसलिए इसका परमाणु क्रमांक क्या दे दिए हमने, क्या डिसाइड कर दिए, इसको आवर्त सारणी में कौन से नंबर पे रख दिए, 7वें नंबर पे रख दिए। अब देखो इसमें आवेश पूछ रहा है, वो कितना आवेश होगा, है ना, कि इसके ऊपर कितना आवेश होगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर निकालते हैं कि इसमें कितना आवेश होगा। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, नाइट्रोजन के नाभिक में 7 प्रोटॉन होते हैं। अब देखो मैंने ये बात भी बताया था कि परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। कहने का मतलब क्या है, हमने पहले वाले लेक्चर में पढ़े थे कि किसी भी परमाणु में जितना धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश होता है। हमने धनावेश और ऋणावेश की परिभाषा पढ़ते समय भी ये पॉइंट का जिक्र किए थे कि किसी भी पदार्थ में जितना धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर नाइट्रोजन के पास में 7 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी कितने होंगे, 7 ही होंगे। सिंपल सी बात है, तभी तो वो विद्युत रूप से क्या होगा, उदासीन होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी 7 तो प्रोटॉन भी कितने होंगे, 7 होंगे, होना भी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसके पास में प्रोटॉन भी कितने होंगे, 7 होंगे। अब देखो हम इसमें आवेश का मान निकालते हैं। देखो आवेश Q बराबर क्या होता है, Ne होता है, ये आपको पता ही है ना। Q बराबर Ne, ये कहाँ से निकल के आता है, आवेश के क्वांटीकरण से। अब N का मान हम यहाँ पे क्या रखेंगे, 7, चाहे इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन। और E का मान तो आपको पता ही है कितना है, देखो इसको इधर हल करते हैं। ठीक है, E का मान कितना है, E मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश होते हैं, ये है। तो N का मान हम यहाँ पे N की जगह रख देते हैं 7 इंटू E का मान कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मतलब एक इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आवेश होते हैं। कूलम को नहीं भी लिखे तो चलता है। अब इन दोनों का हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो भाई देखो इसको तो आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि देखो ये ऑलरेडी पावर के रूप में है, इसको हम जैसे के वैसे रख देते हैं। अब हम मल्टीप्लाई किसको करते हैं, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 छक्के 42 और 7 का 7, 7 और 4 कितना हो जाएगा 11। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 11.2, है ना। देखो ये है 11.2 इंटू ये जैसा का वैसा रहेगा ये वाला हिस्सा, तो कुल मिला के यहाँ पे आ जाएगा 11.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि आवेश की बात हो रही है, कितना आवेश। तो भाई देखो ये जो है इतना होगा क्या, कि नाइट्रोजन के ऊपर, ठीक है, कुल मिला के अगर वो 7 और 14 ना भी लिखता और सिंपली ऐसा पूछ लेता कि नाइट्रोजन में कितने आवेश होते हैं, तो आपको बताना पड़ता कि उसके अंदर जो है वो कितने आवेश होते हैं। तो उसके अंदर जो है 11.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। तो जनरली बहुत ही सिंपल प्रश्न है ये, दैनिक जीवन में हम इनको जनरल नॉलेज के रूप में भी याद रख सकते हैं। स्टूडेंट्स आपको काफ़ी सरलता से इनकी गहराइयों को समझना है कि आखिर ये बोलना क्या चाह रहा है, और आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो अपने क्लियर करने हैं, तभी ये प्रश्न जो है आपको समझ में आएंगे। अब देखिए एक परावैद्युत पदार्थ, ये परावैद्युता हो गया गलती से, एक परावैद्युत पदार्थ कुचालक से किस प्रकार भिन्न होता है। अच्छा ये क्या हुई भाई, देखो
अब यहाँ पे हमने चालक कुचालक तो पढ़े हैं, लेकिन परावैद्युत क्या होता है ये तो नहीं पढ़े हैं। देखो यहाँ पे परावैद्युत पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं। परावैद्युत और कुचालक लगभग एक जैसे होते हैं, पर कुछ तो इनके अंदर भिन्नता होती है। ठीक है, वो भिन्नता क्या होती है? जब एक परावैद्युत पदार्थ को किसी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो वह ध्रुवित हो जाता है, किंतु कुचालक बहुत अधिक सीमा तक ध्रुवित नहीं होता। फिर भी परावैद्युत पदार्थ कुचालक के नाम से जाने जाते हैं। देखो मैंने आपको बताई कि परावैद्युत पदार्थ और कुचालक पदार्थ में ज़्यादा अंतर नहीं होता, बस क्या होता है, विद्युत क्षेत्र में रखने पर ये ध्रुवित हो जाते हैं। कौन? परावैद्युत पदार्थ। परंतु कुचालक जो है वो बहुत अधिक सीमा तक ध्रुवित नहीं होते हैं। फिर भी परावैद्युत पदार्थ को कुचालक के नाम से ही जाना जाता है। अभी ध्रुवित होना क्या होता है? ध्रुवित मतलब कि इनके ऊपर चार्ज आ जाते हैं, प्लस और माइनस। ओके, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? प्रतिकर्षण विद्युतीय होने का निश्चित परीक्षण है, टिप्पणी कीजिए। देखो जब मैं आपको बताई थी कि किसी भी पदार्थ में आवेश है या नहीं, या उसमें विद्युत धारा बह रही है या नहीं, इस बात की जानकारी कैसे लगेगी, तो हमने देखे थे कि किसी भी पदार्थ का प्रतिकर्षण ही एक ऐसा गुण है जो उसके आवेशित होने की जानकारी देता है। ये बात हमने पहले ही पढ़ चुके थे, फिर भी हम यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं। जब किसी आवेशित वस्तु को दूसरी विपरीत आवेशित या अनावेशित वस्तु के पास लाया जाता है तो वो आकर्षण प्रदर्शित करेगी। यह कहना मुश्किल होगा कि दूसरी वस्तु आवेशित है या नहीं, परंतु प्रतिकर्षण से यह स्पष्ट है कि परीक्षण हेतु वस्तु अनावेशित नहीं है, वह समान आवेश आवेशित है। स्पष्टता प्रतिकर्षण ही वस्तु के विद्युतीय होने का निश्चित परिणाम है। ठीक है, तो ये बात आपको स्पष्ट रखना है। मैंने पहले भी समझा चुकी थी कि प्रतिकर्षण से ही हमको पता चलेगा कि सामने की वस्तु आवेशित है या अनावेशित। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए छोटे छोटे पॉइंट है यहाँ पे। देखो वस्तु के आवेशित या विद्युतमय होने के लिए जिम्मेदार कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। सिंपल सी बात है। किसी खाली स्थान का कुल आवेश नियत रहता है तो निकाय का। वैद्युत विध्रुव द्वारा उत्पन्न क्षेत्र को क्या कहते हैं? द्विध्रुव क्षेत्र कहते हैं। वैद्युत विध्रुव के किसी आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी गुणनफल को वैद्युत आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत विध्रुव को मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक घुमाने में किए गए कार्य को विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो ये चीज़ें जो है आपको छोटे छोटे पॉइंट जो है ये आपको याद रखना है। ठीक है, चालक वे पदार्थ होते हैं जो बाह्य विद्युत क्षेत्र में लगाए जाने पर अपने में से विद्युत धारा को बहने देते हैं। सिंपल सी बात है, जिनमें से होकर विद्युत धारा बहती है उससे हम चालक कहते हैं। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल प्रश्नों पर। देखिए अब ये न्यूमेरिकल प्रश्न क्या है? देखो न्यूमेरिकल प्रश्नों को मैंने यहाँ पे मतलब मिक्स करके रख दी हूँ, सामान्य न्यूमेरिकल दोनों प्रश्नों को। पहला प्रश्न क्या कह रहा है इसका? एक हीलियम नाभिक के कारण 1 एंगस्ट्रॉम दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। किसकी गणना करनी है? ई की। किसके लिए? हीलियम नाभिक के लिए। कितनी दूरी पर? 1 एंगस्ट्रॉम पर। समझो पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं? हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है और उसका परमाणु भार 4 होता है। ये बात तो आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप इन्हें याद करिए, ठीक है, और तभी आपको ये सब चीज़ समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे देखते हैं हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने बोल रहा है, और हमको पता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, या अकेला Q भी लिख सकते हैं। ये हमने कूलाम के नियम से खोज चुके थे। अब देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हीलियम के लिए निकाल रहा है, मतलब आवेश का मान पता होना चाहिए। दूरी तो दिया है यहाँ पे एंगस्ट्रॉम में। तो चलो हम गणना करते हैं किस तरह से हम हीलियम नाभिक के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है? हीलियम नाभिक पर आवेश Q इक्वल 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अच्छा ये देखो कुल मिला के ये हैं, हमने पढ़े हैं कि एक इलेक्ट्रॉन में इतना आवेश होता है। कितना? देखो एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। तो 2 में कितना होगा? भाई सिंपल सी बात है, 2 में कितना होगा? 2 में हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। किसका गुणा कर देंगे? 1 का, क्योंकि आपको पता ही है ना, अगर एक वस्तु का मान पता है, मतलब कि एक इकाई का मान पता है, तो हम 2 इकाई, 3 इकाई, 100 इकाई, 1000 इकाई, अनंत इकाई, किसी का भी मान निकाल सकते हैं। तब हमको एक इलेक्ट्रॉन
में कितने आवेश होते हैं ये पता है, तो क्या 2 इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश होते हैं ये हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 3 में कितना, 4 में कितना, 5 में कितना, तो जितना है उतने का हमको इस 1 की मात्रा में गुणा करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है भाई। देखो, अगर हमको इलेक्ट्रॉन के अंदर आवेश निकालना है तो हमको पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन में कितना होता है, इतना होता है। तो 2 का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा कर देंगे 1 की मात्रा में, ठीक है। तो 1 की मात्रा में हमने गुणा कर दिए, तो ये इलेक्ट्रॉन मतलब कि हीलियम पर उपस्थित आवेश मतलब Q का मान हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में R का मान क्वेश्चन में दिया है। देखो R का मान क्वेश्चन में क्या दिया है, एंगस्ट्रम में दिया हुआ है 1 एंगस्ट्रम। अब ये एंगस्ट्रम तो नहीं लेंगे हम, यहाँ पे मीटर लेंगे। क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी भी भौतिक राशि की गणना करते हैं, चाहे जोड़ना हो या घटाना हो, गुणा या भाग हो, तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि उनकी इकाइयों को एक ही मात्रक पद्धति में रखते हैं। तो जैसे यहाँ पे आवेश का मात्रक हमने कूलाम में लिए हैं, तो दूरी का मात्रक भी किस में लेंगे हम, मीटर में। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब आवेश का मात्रक कूलाम होता है SI मात्रक, तो दूरी का SI मात्रक क्या होता है, मीटर। तो जो ये मान है एंगस्ट्रम में, इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए, ये बात आपको पता ही होना चाहिए कि 1 एंगस्ट्रम में कितने मीटर इंक्लूड होते हैं। तो 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 1 गुणा 10 की ऊपर माइनस 10 की घात मीटर। कहने का मतलब ये है कि 1 एंगस्ट्रम इक्वल 1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। तो हमने यहाँ पे देखिए R का मान भी लिख लिए। अब हम यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है, आपको पता ही है, कूलाम के नियम से, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मान रखेंगे। तो चलो हम इनके मान रखते हैं। देखो, यहाँ पे हम मान रखेंगे। देखो, ये तो ऑलरेडी मान ही है, समझो, इसका तो मान होता है। लेकिन Q का मान क्या रखेंगे यहाँ पे, तो देखो Q का मान ये पूरा इतना रखेंगे, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। और R का मान देखो ये वाला मान रखेंगे 1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर रखेंगे, ठीक है। तो हम इनके मान को रख के देखो आगे हम इसका किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे इस सूत्र में मान रखते हैं हम। ये देखो, इसका मान कितना होता है, पहले से ही पता है, इसका मान 9 इंटू 10⁻9 होता है। Q का मान कितना है यहाँ पे, Q का मान है 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और अपॉन R का स्क्वायर मतलब कि 1 इंटू 10⁻10 का होल स्क्वायर। इस तरह से हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे। अब देखिए आगे हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दिए हैं। ये 1/4πε0 का मान है, ठीक है। उसके बाद में ये किसका मान है, Q का, और ये R का। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको भी हम नीचे वाले को पहले सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर वाले को जैसे कि वैसे रखते हैं। देखो, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। ये एक एक स्टेप हल करते हैं, कोई भी स्टेप को हम डायरेक्ट नहीं करेंगे। तो ये देखिए, ये नीचे में क्या है, ये स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर, ये देखो 1 को ना भी लिखे तो चलता है क्योंकि 1 तो होता ही है। मतलब ये 2 जो हैं इसका गुणा किसके साथ में होगा, 10 के साथ में होगा। तो सिंपल सी बात है भाई, 10 दूनी कितना हो जाएगा, 20। अब यहाँ माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो ये माइनस प्लस माइनस गुणा में माइनस ही होता है। तो 10 के ऊपर कितने की घात आ गई, -20। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो सिंपल सी बात है, ये माइनस में है तो ऊपर जाने के बाद में मतलब यहाँ ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो अगली स्टेप में हम कैसे लिख लेंगे, ये जैसा का वैसा, ये भी जैसा का वैसा, और ये 10 के ऊपर कितने की घात है, यहाँ पे +20 की घात है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 10⁻20। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो, यहाँ पे 10⁻9 है और यहाँ पर 10⁻20 है, ठीक है। और यहाँ पे भी पावर लगा हुआ, 1 मिनट सॉरी, ये -19 और ये ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा, तो 10⁻+20। अब दोनों के आधार कैसे हैं, यहाँ पे 10 ही है तो आधार समान है, तो घातें क्या होगी, यहाँ पे जुड़ेगी। तो ये -19 है और ये 20 है, तो दोनों जुड़कर कितने हो जाएंगे, जुड़ेंगे मतलब घटेंगे एक्चुअल में। तो 20 में से 19 घटेगा तो क्या बचेगा, 1। मतलब यहाँ पे ना 10 के ऊपर 1 की घात लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 10 के ऊपर
1 की घात। ठीक है, तो ये डायरेक्टली यहाँ पे हल कर दिया गया है इसको। या ऐसे भी कर सकते हैं कि ये गुणा में है, तो देखो यहाँ से 19 में से ये यहाँ के 19 कट जाएंगे, तो फाइनली यहाँ पे नीचे में क्या बचेगा, 10 के ऊपर -1 की घात। अब ये जब ऊपर जाएगा तो ऊपर जाने के बाद में आपको पता ही है ना कि ऊपर जाने के बाद में माइनस प्लस में बदल जाएगा, तो +1 को नहीं भी लिखे तो चलता है, मतलब ओनली 10 लिख कर भी हम रख सकते हैं। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो 10⁹9 है और ये 1, ठीक है, ये दोनों जुड़ के 11 हो सकते हैं, नहीं 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 की पावर क्या लगा दी हमने, 10 लगा दिए। देखो 10 की पावर यहाँ पे क्या है, 10, और इसका 9 का और 2 का और 16 मतलब 1.6 का हमने मल्टीप्लाई कर दिए। तो देखो जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली हमारे पास में ये निकल के आएगा। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए इनका, तो मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर निकल के आ जाएगी। देखो 9 दूनी 18, ठीक है, और 18 का फिर 16 में गुणा करेंगे तो 18 16 288, और ये इसका जो पॉइंट है ये हट के नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से आगे हम देखते हैं, यहाँ पे जो है ये वाले 10 से ये वाला 10 कट जाएगा। ठीक है, नहीं काटा नहीं गया है, यहाँ पे भाग दिया गया है। अब ये भाग क्यों दिए हम इसको बताते हैं। देखिए एक्चुअली में क्या होता है, जब भी हम किसी भौतिक राशि को वैज्ञानिक पद्धति में लिखते हैं तो ये जो सामने में जो मान होता है ये मान 1 से बड़ा और 10 से कैसा होना चाहिए, छोटा। तो यहाँ पे आ गया 2.88। ठीक है, 2.88 मतलब ये जो पॉइंट यहाँ पे था इसको हमको 28 से कम करना था, मतलब 10 से कम करना था। तो हमने पॉइंट को कहाँ लेके गए, यहाँ पे लेके गए। तो पॉइंट देखो यहाँ आ गया, तो पॉइंट यहाँ ऐसे अपने आप आया क्या, नहीं, हमने इसके बटे में 10 का भाग दिए तो 10 का गुणा भी करेंगे। भाई सिंपल सी बात है, हमने जो भी यहाँ पे परिवर्तन किए हैं वो परिवर्तन गणित के नियम का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तो हमने यहाँ पे 10 का भाग दिए और 10 का गुणा भी किए। तो फाइनल अगर ये कटेगा तो क्या ऊपर में जो स्टेप लिखा हुआ है उसके मान में कोई परिवर्तन होगा क्या, इसके मान में परिवर्तन होगा क्या, बिल्कुल नहीं। इसलिए हमने यहाँ पे भाग दिए। अब भाग देने के बाद में पॉइंट हट के यहाँ चला गया, और देखिए ये पॉइंट यहाँ चला गया, मतलब 2.88 इंटू अब ये वाला 10 पावर 1 और ये 10 की पावर 10 दोनों जुड़कर क्या हो गए 11। तो फाइनली लास्ट में क्या निकल के आया, 2.88 इंटू 10⁻11 न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम क्यों लिखे हमने अंतिम में, क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या होती है, न्यूटन प्रति कूलाम। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये न्यूमेरिकल प्रोसेस है, आप थोड़ा अपना बेसिक क्लियर रखिए, और जब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कैसे हमको हल करना है। इस सवाल को हल करते समय आपको क्या क्या सावधानी रखना है। देखिए इस सवाल में फाइनली आपको तो ये पता होना चाहिए कि इस सूत्र में मान रखने के लिए आपको क्या क्या पहले निकालना है। पहले क्यू निकाल लीजिए, फिर आर निकाल लीजिए। इसका मान तो आपको याद ही होना चाहिए। क्यू निकालने के लिए देखो आप क्यू कैसे निकालेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं, तो 2 पर इतना होगा। फिर आर का मान यहाँ पे दिया है ऑलरेडी 1 एंगस्ट्रम, तो 1 एंगस्ट्रम का 1 इंटू 10⁻−10 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करना है आपको इस तरह से, और वैल्यू पुट करने के बाद में जब सॉल्व करना है तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि जो 10 की घात वाली जो संख्याएं हैं जो भी, आप उनको पहले हल कर लीजिए अलग से। उसके बाद में आप पॉइंट को हटाकर पॉइंट को हल कर लीजिए, और फाइनली लास्ट में जब आप हल करोगे तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि जो सामने में जो वैल्यू है वो 10 से छोटा और 10 से छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। और 10 की पावर को आप अलग कर दीजिए, उनको जोड़ घटा करके। तो फाइनली जो है आंसर लिखना आपको इस तरह से है। तो ये है न्यूटन प्रति कूलाम। ये न्यूमेरिकल ऐसा नहीं है कि यही न्यूमेरिकल एग्जाम में आएगा, लेकिन इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको अपना बेसिक जो है वो क्लियर रखना है। तो ये है चैप्टर 1 के कुछ न्यूमेरिकल और कुछ व्यवहारिक प्रश्न। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, बेसिक जानकारी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।